जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं यशवंत सोनी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा, हमारा नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था और इसमें हम लोग कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस। उसमें लगभग हम लोगों ने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने 49 क्वेश्चंस को डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। बेटा, आगे के क्वेश्चंस हम लोग इस पार्ट में करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का ये। एक विद्युत लिफ्ट अपने अधिकतम भार 2000 kg, जिसमें लिफ्ट और यात्री दोनों का जो मास है वो जुड़ा हुआ है, के साथ 1.5 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से ऊपर की ओर गति कर रहा है। बेटा, गति का विरोध करने वाले घर्षण बल का जो मान है वो 3000 न्यूटन है। बेटा, तो मोटर द्वारा लिफ्ट को प्रदान की गई न्यूनतम शक्ति क्या होगी? बताना, शक्ति बताना है हमको। क्या बताना है? शक्ति बताना है। चलिए, लिफ्ट के बहुत सारे आप लोगों को सवाल देखने के लिए मिलेंगे। बहुत आईएमपी सवाल होता है लिफ्ट का। तो हम लोग लिफ्ट के समझते हैं। पहले तो लिफ्ट के 3 केस देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को। 3 केस यहाँ पर समझा देता हूँ, और को डिस्कस करेंगे। बेटा, पहले हम बात कर लेते हैं लिफ्ट में। यदि कोई इंसान इस प्रकार से खड़ा है, आपको आभासी भार और वास्तविक भार में थोड़ा सा पूछता है आप लोगों को, ठीक है। तो जब आप लोगों को पूछ रहा है, ये mg है, चलो ठीक है। हाँ, जो हमारा आभासी भार होगा ये हो जाएगा, जब ऊपर ऊपर की ओर गति करेगा तब mg प्लस a हो जाएगा, ठीक है। जब भार स्थिर अवस्था में तब बेटा हमारा क्या हो जाएगा? mg और ma दोनों बराबर की अवस्था में होगी। और जब लिफ्ट नीचे की ओर गति करेगा तब हमारा आभासी भार हो जाएगा mg माइनस a माइनस जी बोलो, या mg माइनस a हो जाएगा। मतलब ये हम लोगों ने 3 स्थिति समझे है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर गति करेगी एक समान चाल के साथ में, तब आपका आभासी भार आपको बढ़ा हुआ समझ में आएगा, इंक्रीज होते हुए जाएगा। यहाँ पर आभासी जो भार होता है इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। यहाँ पर सेम बना हुआ रहता है एज इट इज, जो भार आपका रहता है या इस रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है ना। उस कंडीशन में या इसका एक्सीलरेशन ए एक्सीलरेशन से जब ऊपर जा रहा है, जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, तब हमारा जो भार होगा वास्तविक भार दोनों बराबर होंगे। जब एक ए इस एक्सीलरेशन के साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा हो, तब हमारा जो भार होगा वो आपको डिक्रीज नजर आएगा। मतलब यहाँ पर जो भार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बेटा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बता दिया है कि लिफ्ट के बारे में ये जानना जरूरी है आप लोगों को। अभी आप लोगों को जानना है पावर के बारे में। तो पावर इज इक्वल टू होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते वर्क अपॉन टाइम, ठीक है ना। पावर का जो आप लोगों को एसआई यूनिट देखने के लिए मिलता है, क्या मिलता है? वाट। वाट एसआई यूनिट होता है इसका। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए बेटा। क्या होता है? ml/t-3, ठीक है ना। डायमेंशन फार्मूला आप लोगों को कई बार पूछ लेता है, एसआई यूनिट आ जाता है कई बार, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी प्रश्न में क्या बोल रहा है आपको कि एक विद्युत लिफ्ट बोल रहा है, अधिकतम 2000 kg के साथ में ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड पे? 1.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। उसमें हवा के द्वारा, सॉरी मतलब गति विरोधी जो घर्षण बल काम कर रहा है, मतलब गति विरोधी घर्षण बल जो लिफ्ट को रोकने का काम करता है, 3000 न्यूटन है बेटा। तो मोटर द्वारा लिफ्ट को प्रदान की गई न्यूनतम शक्ति बताना है। तो इसके लिए न्यूनतम शक्ति के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, न्यूनतम शक्ति के लिए आप लोगों को पहले नेट फोर्स निकालना है। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लिफ्ट है, ये ऊपर की ओर चल रहा है, और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक दो बल नीचे की ओर काम कर रहे हैं, जिसका गति ऊपर की ओर है, ठीक है ना। जो घर्षण बल हमेशा गति के विरोध काम कर रहा होता है। तो ये लिफ्ट का भार होगा mg, और लिफ्ट को जो गतिक घर्षण बल मिल रहा है वो मिल रहा है स्मॉल f इज इक्वल टू 3000। कितना मिल रहा है? 3000। mg कितना हो जाएगा बेटा? 2000 मल्टीप्लाई में 10, ये हो जाएगा 20000। कितना हो जाएगा? 20000। तो हम बात कर लेते हैं नेट फोर्स का। नेट फोर्स हमारा कितना हो जाएगा बेटा? 30 और 20,000 कितना हो जाएगा? 23,000, ठीक है ना। न्यूटन हमारा क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा। अब सिंपल आपको फॉर्मूला पता होता है फोर्स के लिए। आप एक फॉर्मूला ये भी जानते हो, ध्यान रखिएगा। पावर को हम लोग एक फॉर्मूला इससे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी। तो होता ही है, अगर W को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। और ये हो जाएगा फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स डॉट वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है,
पावर एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी होता है बेटा? पावर एक स्केलर क्वांटिटी। पावर के बारे में और क्या जानोगे? अच्छा, फोर्स और वेलोसिटी के बीच अगर एंगल थीटा हो तो हम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, एफ वी कॉस थीटा के इक्वल में। ध्यान रखिएगा। अब पावर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा और फोर्स की वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग अभी वाले कॉन्सेप्ट में, ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे? एफ डॉट वी वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको टोटल फोर्स मिल गया है एफ और वेलोसिटी आपको दे रखा है 1.5 मीटर पर सेकेंड, तब आप पावर निकालोगे एफ डॉट वी मैक्सिमम या न्यूनतम के लिए बात कर रहे हैं। जब थीटा इजिकल टू 0 हो तो एफ वी कितना हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिल जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 23,000 मल्टीप्लाई 1.5, एक जीरो से कैंसिल कर दो, सॉरी ये हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल कर दोगे तो ये 15 3 75, 5 कितना बचेगा? 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना? अच्छा 15 3 45, 4 हो गया, 34 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पावर कितना हो जाएगा? मतलब लिफ्ट के द्वारा जो न्यूनतम पावर आपको मिलेगा 34,500। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। चलिए, आपको क्या बोल रहा है? एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 केजी पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ कितना? अच्छा, पर टाइम, मास पर टाइम कितना दिया हुआ है? कितना? 15 केजी पर सेकंड। कितना दिया? 50 केजी पर सेकंड। ठीक है ना, मास अपॉन टाइम दे रखा है। 60 मीटर ऊंचाई दिया, मतलब हाइट कितना दे रखा है? एच इज इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है ना बेटा? आधा से ज्यादा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाता है कि आपको गिवन क्या है ये पता चल जाता है, फाइंड क्या करना है और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, आपको इससे आपका आधा सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। फिर आपका बस कैलकुलेशन बच जाता है, वो आपको अच्छे से करना होता है केयरफुली। और क्या दे रखा है? घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा 10% की कमी हो जाती है। मतलब पी जो हमारा पीडेस कितना हो जाएगा बेटा? पीडेस जो नया जो शक्ति हो जाएगा वो पहले का कितना हो जाएगा? 10% हानि है, 10% लॉस है, तो बच गया कितना? 90%, है ना भाई? अगर 10% का लॉस हो रहा है तो बच कितना जा रहा है? 90%। तो यही हमको 90% पता करना है, 90% फाइंड करना है। इसका पी का 90% बताना है बेटा, पी का 90% बताना है। ठीक है ना, पी का जो है 90% बताना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देते हैं, ज्यादा इधर बात नहीं करेंगे। पी डी बराबर, पी क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 100, ये 90% की बात कर रहे हैं। वर्क को हम लोगों ने बोला कि mgh है, मतलब लिफ्ट करने के लिए जो हाइट दे रखा है आपको, हाइट भी दे रखा है, mgh हो जाएगा अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा 90%, 90%, 90 अपॉन 100। एम अपॉन टी का वैल्यू पता है, जी का वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है ना, हाइट दे रखा है 60। अब वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। तो एम अपॉन टी कितना दे रखा है? 15, 15 मल्टीप्लाई जी कितना दे रखा है? 10, हाइट कितना दे रखा है? 60 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 100, 90 अपॉन में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आप कैंसिल करोगे, ये 15 छक्के 90 होगा, 981, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये? हाँ 81, 2 जीरो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वाट। ठीक है ना, वाट पावर निकाल रहे हैं, वाट में निकलेगा। ठीक है ना, लेकिन आपको ऑप्शन में दे रखा है किलो वाट में, तो ये हो जाएगा 8.1 किलोवाट, 8.1 किलोवाट आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, तो हम लोगों को किलो में चेंज करना था, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट डेसिमल को आगे बढ़ाया और पावर प्लस करते चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 8.1 किलोवाट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट है, 2008 में भी आया था ये क्वेश्चन, आपको दिखा देंगे हम लोग इसका सॉल्यूशन, मतलब एक बार और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1 केजी द्रव्यमान के लिए 1 केजी द्रव्यमान का कोई पेन किसी काला सिर्फ बल दिया हुआ है, फोर्स दे रखा है आपको। ठीक है ना, एक्स वाई अक्षम के अनुदिश मात्रक सदिश दे रखा है कि अधीन गति आरंभ कर रहा है, समय टी पर इस बल का विकसित शक्ति क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है मास, आपको कितना दे रखा है? मास और फोर्स दे रखा है, तो आप क्या निकालोगे? पहले बेटा एक्सीलरेशन निकालोगे, एक्सीलरेशन निकालोगे फोर्स अपॉन मास से। ठीक है, एक्सीलरेशन से आप क्या निकाल लोगे बेटा? एक्सीलरेशन से आप क्या निकाल लोगे? वेलोसिटी निकालोगे। आपको वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है,
ए टी डी टी होता है, ए डी टी होता है, ठीक है ना। इससे आप लोग वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। और फिर पावर के लिए आप लोग अभी अभी एक कॉन्सेप्ट देखते हो, फोर्स डॉट वी। जब फोर्स तो क्वेश्चन में दे रखा है, वेलोसिटी निकालोगे और आप लोगों को फोर्स दिया हुआ है, तो उसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो करते हैं हम लोग पहले, क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। यहाँ से करें बेटा, फोर्स दिया रखा है और मास 1 kg दिया है, तो मैं सीधे सीधे एक्सेलरेशन भी लिखूं 2t i प्लस 3t स्क्वायर j, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब क्योंकि वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v इजिकल टू हो जाएगा a dt, तो मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, प्लस में, अच्छा आई केफ है, आई केफ प्लस में ये हो जाएगा 3t स्क्वायर में 3t क्यूब हो जाएगा, हम क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, 3t क्यूब डिवाइड बाय क्यूब, सॉरी डिवाइड बाय 3, और ये j क्यूब हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। v दिया हुआ है, v दिया हुआ है कितना बेटा, v हम लोग ने फाइंड कर लिया t स्क्वायर आई केफ प्लस t क्यूब j केफ, डन। आपने वेलोसिटी अब फाइंड कर लिया, आपको फोर्स पता है, फोर्स क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा पावर इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, क्योंकि आई केप और जे केप, आई केप जे केप, आई का आई के साथ में जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2t है और यहाँ t स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, ये पावर इज इक्वल टू 2t क्यूब हो जाएगा, प्लस में 3t स्क्वायर है इंटू t क्यूब है, ये निकल जाएगा 3t पर पावर 5, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, पावर, और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर दे रखा है, तो 2t क्यूब 3t 5, ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच हो रहा है, परफेक्ट। तो इस प्रकार से आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या देख रहा है, यम द्रव्यमान के एक कण को एक मशीन द्वारा गतिमान किया जा रहा है, यदि इस मशीन की स्थिर शक्ति कितना है, के, जो शक्ति दे रखा है के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। यह कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, विराम अवस्था से, ध्यान दीजिएगा, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, तो टी समय पर कण पर कितना बल लगेगा, आपको ये बताना है बेटा। तो सबसे पहले हमको विराम ये दिया हुआ है, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हमको मशीन का जो गतिमान ये शक्ति है कितना है, के है, तो हम लोग बता सकते हैं एफ डॉट वी बराबर कितना, के, जो के है मतलब शक्ति है वो के की स्थिरांक में है, के दिया हुआ है, तो हमको क्या पता है बेटा, ये है, हमको इसको लिख सकते हैं मास dv बाय dt। चलो इसको एक एक स्टेप से समझाते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन v के, क्लियर, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मास dv बाय dt के, सॉरी ये v है और ये k, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये v dv इज इक्वल टू ये हो जाएगा k अपॉन में m dt, ठीक है बेटा, dt चला ऊपर m चला नीचे, तो k अपॉन m, और ये हो जाएगा। अब दोनों साइड का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2, क्लियर है, v स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा के यम अपॉन में टी, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों को टी का कोई दूसरा वेरिएबल तो दिख नहीं रहा है, दूसरा फंक्शन 1 दिख रहा है, 1 का हो जाता है टी, तो के अपॉन यम कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हम लोग उसको बाहर कर दिया था। अब क्योंकि आपको पूछा गया है क्या बेटा, फोर्स पूछा गया है, फोर्स पूछा है आपको, तो फोर्स फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे इसका, अच्छा इस फॉर्मेट में आपको, हाँ, मास इंटू एक्सेलरेशन भी दिया होता है, तो आप क्या करोगे बेटा, पहले तो v की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में हम फोर्स का निकालेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन के फॉर्मेट में, ठीक है बेटा। पहले v निकाल लेते हैं यहाँ से, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k अपॉन में यम, 2k अपॉन में यम, 2k अपॉन में यम, और ये हो जाएगा t, डन है बेटा, ठीक है ना। ये चले v को लेके चले इधर, तो रूट 2k अपॉन में यम, और t की पावर कितना, ये 1/2 कर सकते हैं इसको मैंने रूट में लिख दिया, और ये t की पावर 1/2 में लिख दिया। अभी हम लोग करते हैं, और फोर्स का पता है, फोर्स ही फाइंड करना है आपको, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी अभी आप लोगों ने यूज किया, मास इज इक्वल टू, चलो इधर आगे लिख देते हैं, मास dv बाय dt लिखते हो आप, dv बाय dt, v की वैल्यू निकालो इतना होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास d बाय dt कितना हो जाएगा, रूट 2k यम, 2k अपॉन में यम है बेटा, इंटू में t की पावर 1/2 है, ठीक है ना। अच्छा इसको सामने लाएंगे, यम से यम कैंसिल हो जाएगा, एक अंदर यम स्क्वायर जाएगा ना भाई,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2k लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये वाला यम क्योंकि ये बाहर निकलेगा, रूट 2k यम बाहर जब निकलेगा, डिफरेंशिएशन के बाहर निकलेगा, तो यम अंदर जब जाएगा यम स्क्वायर के फॉर्म में, एक एम से एक एम कैंसिल होगा तो बचेगा ऊपर में एक एम, ठीक है ना। और हम लोग किसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाय डी टी, टी की पावर 1/2, और इसका जब मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करोगे तो 2k m बराबर हो जाएगा 1/2 सामने आएगा और t की पावर -1/2 लगेगा। ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए बेटा, इतना तो आना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन। सामने में पावर सामने आ जाता है, पावर में एक माइनस करते हो, 1/2 - 1 कितना, -1/2। अब इसको देखो, अब ये फिर से 2 जो है ये 2 अंदर आएगा, 4 होगा, 2 से 4 कैंसिल होगा, अपॉन में 2 बचेगा, ये हो जाएगा m/2 t की पावर 1/2 -1/2। इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिख रहा है कौन सा बेटा, m/2 t की पावर 1/2। अच्छा ये पावर में है बेटा, ये पावर में है, 1/2 पावर में, ठीक है ना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न में, आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कुली किसी संदूक को 2 मीटर ऊंचाई के साथ में तक उठाने में 1 मिनट समय लेता है। कितना समय ले रहा है, 1 मिनट का समय लेगा। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। लेकिन दूसरा जब कुली संदूक को उठाता है उतना ही ऊंचा तो कितना समय लेता है, 30 सेकंड लेता है। तो पावर क्या हो जाएगा, तो पावर और टाइम के बीच का रिलेशन आपको पता है बेटा, पावर P1 = P2, T2 अपॉन में T1 बेटा। सीधा सीधा T2 कितना दे रखा है 30 और पावर कितना दे रखा है 1 मिनट, तो 60 सेकेंड, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा 1:2। 1:2 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्या बोल रहे हैं, यम द्रव्यमान की एक कार विरामावस्था से प्रारंभ होकर इस प्रकार त्वरित होती है, ठीक है ना, इस प्रकार त्वरित होती है कि कार को प्राप्त तात्क्षणिक वेग कितना दे रखा है, कार को प्राप्त तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक शक्ति का स्थिर मान P0 है, स्थिर मान P0 है बेटा। तो इस कार का तात्क्षणिक वेग समानुपाती होगा, इस कार का तात्क्षणिक वेग समानुपाती होगा, हमको ये निकालना है बेटा। ठीक है, तो आपको पहले तो तात्क्षणिक वेग का पता है, P0 बराबर हम लिखते हैं बेटा F.V, क्या लिखते हैं F.V, ठीक है बेटा। तो F0 के फॉर्म में आपको पावर दे रखा है, यम हम लिख सकते हैं dV/dt, क्या लिख सकते हैं dV/dt v, ठीक है ना, क्योंकि टाइम, हाँ तात्क्षणिक वेग दे रखा है, वेग का टाइम के साथ आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो P0 हो जाएगा, P0 बराबर हो जाएगा यम, ये हो जाएगा, अच्छा हम लोग कर लेते हैं dt को लाते हैं और यम को अपॉन मिलाते हैं, तो ये हो जाएगा P0 dt अपॉन में यम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ये यम अपॉन में आया और इधर बच गया क्या बेटा v dv बच गया, ठीक है। इसका दोनों साइड का क्या लेंगे, इंटीग्रेशन, वही इंटीग्रेशन आपको वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है पावर और वर्क में, पर तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन और पावर ये बेसिक मैथ्स के एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब फिजिक्स की बेसिक चीजें हैं, उसको आपको समझना पड़ेगा बेटा। P0, ये चले हम लोग इसको लिख देते हैं P0 यम इंटू में टी, ध्यान दीजिए टी का कोई फंक्शन नहीं है, इसे dt है, हम लोग टी लिखेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन, P0 अपन यम को हम लोग ने बाहर किया था, v²/2 हो जाएगा इसका बेटा, v²/2। अब हम लोग देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v²/2 P0 अपॉन में 2 इंटू टी, कितना, अच्छा अच्छा दोनों का हम लेंगे, p का v का हम लोगों को रिलेशन बताना है, 2P0 अपॉन में 2 नहीं है बेटा, अपॉन में क्या है ये यम है, क्या है ये यम है, ध्यान रखिएगा यम, और ये 2P0 अपॉन में यम रूट में होगा t का पावर 1/2। सीधा सीधा ये पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सेम कहानी करे है, पिछले क्वेश्चन में भी सेम कहानी करे हैं, जब आपको के स्थिरांक दिया हुआ था आपको दिखा भी देते, देखो हम लोगों ने बोला था ना बेटा यहाँ के स्थिरांक में है, यहाँ के स्थिरांक में है, ठीक है ना, पावर जब शक्ति के स्थिरांक में हो तब आपने देखा था v और इसके बीच का रिलेशन, यही स्टेप हम लोग रिपीट कर रहे हैं, अभी भी यही वाला स्टेप हम लोग सेम एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। तो इसका पावर सीधा साधा यहाँ से आप सीधे सीधे यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हो, v प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2, v प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2। अब वो p के स्थिरांक के में दे, P0 में दे, z में दे, अल्फाबेट का कोई भी लेटर दे, कोई मैटर नहीं करता, तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा क्या हो जाएगा
v प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2। आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है देखिएगा जरा, तो आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित एक वस्तु पृथ्वी पर वापस आने से पहले पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंची पहुंचती है, गुरुत्वीय बल द्वारा लगाई गई शक्ति का सर्वाधिक मान कहां पर होगा बोल रहा है, ठीक है। अच्छा पूछा क्या गया है, पहले तो हम ये देखते हैं, ठीक है ना, पूछा क्या गया है पहले तो ये देखते हैं, पहले हम जानते हैं पूछा क्या गया है, ठीक है। ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, आपको बोला है कि इसकी सतह से हम लोग ने इसकी त्रिज्या r ले ली है, इसकी त्रिज्या r जो भी हो, ठीक है ना, जब इसको प्रक्षेपित करते हैं हम लोग किसी वेग से, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचा जाता है, तो फिर यहाँ से वापस आता है, ठीक है ना, यहाँ से वापस आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है शक्ति कहां पर सर्वाधिक होगी, वस्तु की सर्वोच्च स्थिति पर। देखते हैं बेटा वस्तु की सर्वोच्च स्थिति पर क्या होता है, सॉरी इसको आगे लेके चलेंगे। यहाँ पर बात करेंगे, जब हम लोग सर्वोच्च स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या होगी, जीरो होगी, तब आपको पावर इज इक्वल टू देखते हो एफ डॉट वी, और हम लोग इसको लिखते हैं एफ पी कॉस थीटा, पी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एफ पी कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है तो हम लोगों को टॉप पॉइंट पर, टॉप पर हम लोगों को क्या मिलेगा, वेलोसिटी जीरो मिलेगा और पावर भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर सर्वाधिक की तो बात ही नहीं करेंगे। अगला स्टेटमेंट क्या है हमारा, वस्तु के पृथ्वी पर टकराने के ठीक पहले क्षण, ऑब्वियसली शायद यहाँ पर हो जाते। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिएगा, और इसका डायरेक्शन, ठीक है ना, थीटा दोनों के बीच में, थीटा दोनों के बीच में मतलब फोर्स, और फोर्स भी डाउनवर्ड साइड में लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वेलोसिटी भी आपका डाउनवर्ड साइड में है, जब जस्ट आ रही होती है, टकरा रही होती है, उसी क्षण के बारे में बात कर रहे हैं। तब यहाँ पर टकराने से पहले, टकराने से पहले की बात करें, थीटा कितना लेना है, जीरो, और थीटा जीरो तो कॉस जीरो जीरो, कॉस जीरो सॉरी वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन होगा, तो पावर आपका यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, पावर यहाँ पर मैक्सिमम या फी होगा बेटा, ठीक है। तो अगले स्टेटमेंट के लिए बात करेंगे, अगले स्टेटमेंट क्या होता है, वस्तु की पूरी यात्रा में स्थिर होगी, नहीं इसकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो शक्ति है वो तो बदल रहा है, टॉप पर आपको जीरो मिल गया, ठीक है ना, और जब टकरा रही है उस टाइम में आपने एफ वी फाइंड कर लिया। अगला स्टेटमेंट क्या है बेटा, वस्तु को प्रक्षेपित करने के ठीक पश्चात, ये वाली स्टेटमेंट के लिए बात करेंगे, ठीक पश्चात में, ठीक पश्चात मतलब वेलोसिटी आपका ऊपर रहेगा, फोर्स डायरेक्शन नीचे होगा, ठीक है ना, प्रक्षेपित करने के पश्चात, पश्चात आप देखोगे थीटा आपका कितना मिलेगा 180, और थीटा 180 कॉस थीटा, कॉस 180 कितना -1, और कॉस -1 तो पावर कितना हो जाएगा निगेटिव में -f, ठीक है ना। अब तीनों केस में देखते हो आपको जो सर्वाधिक शक्ति मिल रहा है, किस वाले केस के लिए मिल रहा है, इस वाले, जब टकराने के जस्ट उपरांत, मतलब जब टकराने ही वाली होती है उसी क्षण आपका जो शक्ति होता है वो सर्वाधिक होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक पंप का इंजन नलिका पाइप में जल फेंकता है, जल पाइप में से गुजरता है तथा इसे 2 मीटर प्रति सेकंड, अच्छा ध्यान दीजिएगा 2 मीटर प्रति सेकंड आपकी वेलोसिटी दी रही है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पाइप के प्रति इकाई लंबाई में बोल रहा है, प्रति इकाई लंबाई मतलब यम अपॉन यल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा म्यू से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, यम अपॉन यल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। कितना दे रखा है 100 केजी पर मीटर दिया हुआ है, केजी पर मीटर। आपको निकालना है इंजन की क्षमता, ध्यान रखिएगा जब मीटर पर लेंथ दिया हुआ है मतलब मीटर मास पर लेंथ आपको वैल्यू दे रखा है, मतलब म्यू की वैल्यू, और पूछा पावर निकालिए, स्पीड दे रखा है, तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी याद रखिए, म्यू वी थ्री याद रखिएगा, म्यू वी थ्री, ये कहाँ से आया पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फिर बताते हैं। पी इजिकल टू म्यू वी थ्री में आप सीधा सीधा म्यू का मान दिया हुआ 100, और क्योंकि वेलोसिटी का क्यूब है, वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब 8, और 8 इंटू 100 800, पावर कितना हो जाएगा 800 वाट हो जाएगा, कितना हो जाएगा वाट। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
क्लियर है। अच्छा, इसके बारे में आप जान लीजिएगा, आप पढ़ते हो P इज इक्वल टू एफ डॉट वी पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, एफ डॉट वी। हम लिखते हैं इसको मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक्सेलरेशन को भी लिखते हो मास v अपॉन में v बाय टी अपॉन में क्या बेटा, एक्सेलरेशन v बाय टी अपॉन में v, ठीक है, ये लिखते हो आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, अगर यल को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूं, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर, सॉरी ध्यान रखिएगा, एम वी स्क्वायर यल इंटू में टी इंटू में यल, हाँ या ना बोलो, क्योंकि एफ अपॉन यल आपको दिया हुआ है म्यू, और ये हो जाएगा यल अपॉन में टी, यल अपॉन में टी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यल दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट आल्सो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी, और ये हो जाएगा वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्यूब। तो आपको इस प्रकार से पावर का एक फार्मूला और मिलता है म्यू वी थ्री, जब आपको उस केस में बोला गया हो कि मास पर यूनिट लेंथ आपका बह रहा है, तब इंजन क्षमता क्या होगी, मतलब क्षमता दैट मीन्स पावर, क्षमता दैट मीन्स पावर, ठीक है बेटा। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, डी, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विराम अवस्था में स्थित यम द्रव्यमान का एक कण है, एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है, यदि टी समय पश्चात उस कण की चाल v हो जाती है, तो कण का संवेग, अच्छा कण की शक्ति क्या होगी, बोलता है कण की शक्ति क्या होगी, आपको ये पूछा गया। अच्छा, कण की शक्ति क्या होगी हम लोग निकालते हैं, यही फॉर्मेट हम लोग देखते हैं बेटा। P इज इक्वल टू आपको पता है एफ डॉट डीवी, P इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डीवी। P इज इक्वल टू आपको पता है मास बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, डीवी क्यों, v लिखते हैं, ठीक है ना, v, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन को आप लिखते हो dv बाय dt, हाँ या ना बोलो, ठीक है ना, मास ये हो जाएगा dv बाय dt, और ये v सामने रखो, ठीक है ना, ये हो जाएगा p बराबर mv dv बाय dt, ठीक है। अब क्यों कैपिटल में है, टाइम कैपिटल में दे रखा है तो कैपिटल में टाइम लिखते हैं बेटा, टाइम कैपिटल में दे रखा है तो कैपिटल में टाइम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, dt, टी समय पश्चात टी कैपिटल में दे रखा है ना बेटा, और ये हो जाएगा पी टी बराबर यम वी स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना। अच्छा अजय अभी मत करो, अभी डिफ्रेंसिएशन मत करो, पी डी टी ये हो जाएगा यम वी डी वी। अब डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का, ये हो जाएगा पी टी बराबर में ये हो जाएगा यम वी स्क्वायर बाय टू। आपको पावर पूछा है ना, मतलब कण का शक्ति क्या होगा, तो पावर क्या हो जाएगा सीधा सीधा, अब यम वी स्क्वायर और टू को नीचे ले चलो टू टी, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा पावर, ठीक है ना। तो अब देखते हो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, एम वी स्क्वायर में अपॉन टी, अब एम वी स्क्वायर अपॉन टू टी, एम वी स्क्वायर अपॉन टू टी, अच्छा टू है, हाँ, एम वी स्क्वायर अपॉन टू टी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बेटा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन टू टी, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें से पावर, इस वाले जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 3 से 4 क्वेश्चन में कर लिया है। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को जरूरी है कि इंटीग्रेशन के बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। कुछ कुछ जो फॉर्मूले हैं आपको याद रहना चाहिए उसमें। बढ़ते अगला प्रश्न पे क्या हो रहा है, एक टर्बाइन टर्बाइन को चलाने के लिए 60 मीटर की ऊंचाई बोला है, मतलब हाइट कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। अच्छा, बोला गया था ये, हाँ सॉरी एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट ही करा है, रिपीट हो गया, 2008 में 2021 में वाला क्वेश्चन आया बेटा, 2021 में उठा के पूछ लिया गया, एज ए टीज क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन करके जाना जरूरी होता है आपको, ठीक है ना। इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एज ए टीज कॉपी कर दिए जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट पर सिमिलर बस वैल्यू भर चेंज करके दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसलिए आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करना जरूरी है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा क्या आंसर याद है बेटा, 8.1 किलोवाट, ठीक है। तो आई क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, यदि एफ दिया हुआ है, फोर्स दे रखा है इतना और वेलोसिटी इतना दे रखा है, तो क्या बोलता है शक्ति, तात्क्षणिक शक्ति P बराबर आपको पता है एफ डॉट वी होता है, सीधा सीधा गुना करोगे, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के के साथ में, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 15 चौक बेटा 60, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस और 15 तिया 75, तो इस प्रकार से आपने इसको जोड़ना है, ये हो जाएगा 15 तिया 75, हाँ 15 तिया 45, सॉरी अरे यार, ठीक है,
गुना में ही गलती हो रही है, आप लोगों से नहीं होनी चाहिए बेटा, मेरे से हो गई होगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, नमक मिर्ची का जुबान है, स्लिप हो जाता है। 15 तिया 45, नॉट 75, ठीक है ना, 15 तिया 45, तो ये हो जाता है बेटा। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, जोड़ेंगे 5 और ये 6, 5 होगा ना ये बेटा, और 6 और 4 कितना 10, -120, ठीक है ना, माइनस और ये 1 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाए बेटा, सॉरी सही है ये, 60 दूनी 120 करेक्ट है, 15 चौ 60 माइनस और 15 तिया 45, ठीक है। अच्छा, इसको जोड़ेंगे कितना, ये इतना ही आ रहा है ना, 60 40 100 105, 105 आंसर आएगा ना बेटा, 105, और इसको जोड़ेंगे तो हमारे को कितना आंसर मिलेगा बेटा, हाँ घटाएंगे ना इसको, 120, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा 1, ठीक है, और 1 में से 1 गया 0, तो 15 वाट आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन में मिस्टेक्स है, साइन मिस्टेक्स है, साइन मिस्टेक्स है। देखते हैं बेटा इसको, साइन मिस्टेक्स क्वेश्चंस को। ओके, एक सेकंड रुक जाइए, आप लोग देखो सॉल्व करके उसको। गलती समझ में आ गई बेटा, ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये 5 नहीं है, 15 नहीं है, क्या ये हमारा 5 आएगा बेटा, ठीक है ना। अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा 15 नहीं था, 5 था। अब आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 3 15, यहाँ पर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। अब इसको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 75, अब 75 से इसको माइनस करोगे आप, ठीक है, इसको इससे माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा, करेक्ट है बेटा ये, 10 में से 5 गया 5, बचा 11 में से 7 गया 4, आपका आंसर कौन सा आ रहा है बेटा 45। तो थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस प्रिंट बोलना चाहिए, टाइप में थोड़ा सा गलती हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो यहाँ पर 15 की जगह आपको 5 ही लिखना यूज करना है बेटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इजी से कॉन्सेप्ट है, आपको बस f.v को यूज करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। डॉट प्रोडक्ट के लिए आप ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, के का के साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर, जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, एक पंप मशीन 2 किलोवाट दिया हुआ है, पावर कितना दे रखा है उसका, किलोवाट में मतलब पावर 2 किलोवाट दे रखा है, ठीक है ना। 1 मिनट दे रखा है, टाइम मतलब दे रखा है 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है ना। हाइट कितना दे रखा है 10, ठीक है ना, हाइट कितना दे रखा है 10। अच्छा, इसको वाट में चेंज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोवाट, ये 60 सेकेंड हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो कितना पानी पंप करेगा, कितना पानी पंप करेगा, मतलब मास पता करना है आपको, मास पता करना है। तो आपको पता है बेटा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, एम जी एच हम लोग लिखते हैं, एम जी एच अपॉन में टाइम, यम पता करना है आपको, तो ये चलो इधर यम को रखो इधर, ये हो जाएगा पी टी अपॉन में जी एच, पी टी अपॉन में जी एच। पी दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 3, टाइम दे रखा है कितना 60 सेकेंड, डिवाइड बाय में बेटा जी का मान रखना है आपको 10, जी का मान कितना रखा है 10 रखना है, और हाइट कितना दे रखा है आपको 10 मीटर, हाइट कितना दे रखा है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा, अच्छा 10 की पावर 3 ना, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 है, इस प्रकार से। तो वो याद रखिएगा, इसको 2 शून्य से 2 शून्य का इसको हम लोग 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 गुणित 10 गुणित 60, ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 छके 12, तो 1200 आपका आंसर आ जाएगा बेटा, 1200 आपका आंसर आ जाएगा लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अच्छा ये हमारा प्रश्न है बेटा संवेग संरक्षण के नियम पर। संवेग संरक्षण के नियम बोलता है, कोलिजन वाला क्वेश्चन है। चाल u से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई पिंड दिया हुआ है, a विराम से स्थित 2m द्रव्यमान के किसी पिंड b से आने वाले सामने सीधे आ रही है, प्रत्यास्थ प्रकृति का संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात संघट्ट करने वाले पिंड A की क्षयित ऊर्जा का भाग बताना है। पहले तो आप ध्यान रखिएगा बेटा, संघट्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, संघट्ट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कोलिजन। कोलिजन आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा,
कोलिजन आपके होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है प्रत्यास्थ संघट, जिसको हम लोग इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका अप्रत्यास्थ संघट, इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में बेसिक टू डिफरेंस होता है। इसमें मोमेंटम कंजर्व होता है, मोमेंटम प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होगा बेटा। बोथ आर कंजर्व, दोनों कंजर्व होगा, दोनों कंजर्व मतलब दोनों संरक्षित होगा। इसमें ओनली क्या हो जाएगा बेटा? मोमेंटम ही कंजर्व होगा। इसमें मोमेंटम ओनली क्या हो जाएगा? मोमेंटम ही कंजर्व होगा बेटा, मोमेंटम ही कंजर्व आपको देखने के लिए मिलेगा अप्रत्यास्थ संघट में। आपको बोला क्या गया है प्रश्न में बोला गया है कि यू दो पिंड है, एक 4m द्रव्यमान का, ये u वेग से चल रही है, का स्थिर पिंड है, इसका पिंड चलो ठीक है, ये पिंड A है, इसका द्रव्यमान 4m है, ये u वेग से चल रही है। u वेग से गतिमान 4m द्रव्यमान का कोई पिंड A विराम स्थिति में 2m द्रव्यमान के किसी पिंड B के सामने सीधी से टकराते, मतलब कोई B है, ठीक है ना, जिसका द्रव्यमान 2m है, इसका वेलोसिटी भी या बोलना चाहिए u1 कितना है? u है, और u2 कितना है? 0 है। कितना है? 0, ठीक है ना। इसका प्रारंभिक वेग ये विरामावस्था में है, 0 रखेंगे हम लोग। प्रत्यास्थ प्रकृति का संघट करता है, संघट के पश्चात संघट करने के लिए पिंड की क्षयित ऊर्जा का भाग निकालना। तो पहले हम लोग करते हैं बेटा क्या कि संवेग संरक्षण को अप्लाई करेंगे, फिर ऊर्जा संरक्षण को अप्लाई करेंगे बेटा। करते हैं, पहले हम लोग देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या करता है? संवेग संरक्षण का, क्योंकि जो संघट है वो प्रत्यास्थ टाइप का है, ठीक है ना, कोलिजन का है, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना। संवेग संरक्षण के नियम पर हम लोग देखेंगे, प्रारंभिक संवेग इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनली मतलब अंतिम संवेग जो भी होगा फाइनल मोमेंटम। देखते हैं, ये हो जाता है कॉन्स्टेंट m1u1 प्लस m2u2 बराबर में m1v1 प्लस में m2v2, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। इनिशियल टोटल मोमेंटम बराबर फाइनल टोटल मोमेंटम। आपको दिया हुआ है m1 कितना दिया हुआ है? 4m, और ये दिया हुआ है u प्लस में, क्योंकि m2 2m दे रखा है लेकिन इसका 0 दे रखा है, 0 बराबर में m1 कितना? 4m। अब 4m के लिए हम लोग को v1 क्या दे रखा है? v1 आप लोगों को रखना है बेटा 0, v1 क्या रखना है? 0। आपको v2 पता करना है, v2 ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया है? प्रत्यास्थ संघट है, संघट के पश्चात संघट करने वाले पिंड A की क्षयित ऊर्जा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि जो है, जो टकराने के बाद सेकंड जो वेलोसिटी होता है वो कितना मिलेगा, ठीक है। लोग मान रहते हैं v1 m1 v1 है, m1 v1 है, ठीक है। और अच्छा एक काम करते बेटा, इसको लिखते हैं ना बेटा, m का मान लिखेंगे यहाँ पर, m है तो 4v1 प्लस m2 कितना है? 2m। इसका सेकंड मतलब फाइनल वेलोसिटी अभी नहीं पता, दोनों टकराए, ठीक है ना, A और B टकराए, B अभी स्थिर अवस्था में, दोनों एक दूसरे से टकराए। इसका इनिशियल वेलोसिटी दिया है v, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखा है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, इसकी वेलोसिटी v2, ऐसा मान लिए फिलहाल के लिए, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों को v1 v2 नहीं पता, v1 v2 फाइंड करेंगे। हम लोग देखते हैं 4m u डिवाइड बाय 4m v1 प्लस 2m v2, ठीक है। यहाँ से m कैंसल, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2u बराबर 2v1 प्लस v2 फाइंड करेंगे, तो v2 फाइंड करेंगे, 2 कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, ये हो जाएगा u माइनस v1, क्या हो जाएगा? u माइनस v1, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने v2 निकाल लिया। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है पहले ये देखते हैं। हाफ इनिशियल मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा वो अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, अंतिम ऊर्जा के बराबर होगा। अब देखिए बेटा, हम लोग प्रारंभिक मतलब पहले बॉडी A के लिए गतिज ऊर्जा,
यम मास कितना है 4m और इसकी वेलोसिटी कितनी है u स्क्वायर। क्लियर है। अब सेकंड बॉडी के लिए हाफ 2m वेलोसिटी 0, ठीक है ना। ये प्रारंभिक ऊर्जा हो गया। अंतिम ऊर्जा, पहले बॉडी का वेग हम लोग ने v1 ले रखा है, द्रव्यमान 4m है, v1 का स्क्वायर प्लस सेकंड के लिए हमारा जो मास है 2m है, हाफ मल्टीप्लाई 2m हम लोग ने v2 से रिप्रेजेंट किया। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है v2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल होगा सभी जगह। ध्यान दीजिएगा 4m दिया हुआ है, 4m u का स्क्वायर बराबर में, ये तो जीरो हो गया क्योंकि जीरो के साथ में मल्टीप्लीकेशन है। अब ये हो जाएगा 4m मल्टीप्लाई, अच्छा 4m v1 का स्क्वायर प्लस 2m v2 का स्क्वायर। हाफ को हाफ पहले से उड़ा दिए, यम से यम उड़ा दो पहले से, जो पहले पुरानी कहानी करे थे आप लोगों ने। तो ये हो जाएगा 2 का 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 दूनी 4, ठीक है। पहाड़ा पढ़ना बस 2 का। तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस में 2v1 का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 को फिर से आप अंदर मल्टीप्लाई, ये कॉमन निकालो यहाँ से, v2 स्क्वायर बराबर 2u का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर, ठीक है। v2 हम लोग ने यहाँ से निकाल रखे, ये वाला, इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा। अच्छा अगले देखिएगा, अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोगों को v2 vu माइनस v1 रखना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 रखेंगे, u माइनस वी1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर माइनस में v1 स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, उसके हिसाब से ये पहले 2 दूनी 4 कर लेते हैं इसको, ठीक है बेटा। कैंसिल कर दिए, मतलब u माइनस वी1 और ये हो जाएगा u प्लस वी1 बराबर में, ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा u माइनस वी1, ये हो जाएगा, अच्छा ये 2 बार मल्टीप्लीकेशन है रे, ये हो जाएगा v1 बराबर है। अब क्योंकि इसी का 2 बार मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर सूत्र लगेगा ये वाला u प्लस में v1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। एक माइनस से एक माइनस कैंसिल होगा, या तो वहीं से वहीं उड़ा सकते थे आप, वहीं से वहीं उड़ा सकते थे। ये हो जाएगा 2u माइनस में v1, 2v1 इधर हो जाएगा u प्लस में v1, ठीक है। हमको निकालना है v1 का मान, क्या इसका नाम, किसका मान v1 का। तो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2u, इधर चला इधर आया u, तो ये हो जाएगा 3v1, ठीक है ना भाई। ये आ गया इधर माइनस हुआ 2u हुआ, ये चला इधर प्लस हुआ 3v1 हुआ। तो v1 का मान कितना निकाले अपने, u/3, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया है, आपको क्या बोला गया है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ठीक है ना, मतलब डेल के अपॉन में के आई, ठीक है ना। आपको बोला क्या गया है, पहले प्रश्न देखिएगा, प्रश्न देखिएगा। संघट के पश्चात बॉडी ए में ए की क्षतिज ऊर्जा, क्षयित ऊर्जा मतलब ऊर्जा में हास निकलना है, मतलब जो डेल के बाय के आई हम लोगों ने लिखे हैं, ये बॉडी ए के लिए, बॉडी ए के लिए क्षयित ऊर्जा है, बॉडी ए के लिए क्षयित ऊर्जा, क्षयित ऊर्जा मतलब ऊर्जा में हास, क्षयित ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाइनल हाफ यम v1 का स्क्वायर माइनस हाफ यम u का स्क्वायर डिवाइड बाय के आई मतलब हाफ यम u का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाफ v1 का आपको पता है, पहले तो हाफ यम से हाफ यम उड़ा दो, ठीक है ना। v1 स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर, ठीक है। मान रखेंगे, क्या रखोगे बेटा, v1 का मान v/3 है, v/3 u/3 है, सॉरी कितना है u/3, तो u का मान u स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस में u स्क्वायर डिवाइड बाय u स्क्वायर से u स्क्वायर पहले से उड़ा दो, ये हो जाएगा 1/9 ऋण 1 कितना ऋण 8/9, ठीक है ना। अच्छा ये ऋणात्मक गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होता, हम लोग ने यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल या इनिशियल माइनस फाइनल करना था। गतिज ऊर्जा माइनस में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है 8/9, तो 8/9 यहाँ पर वैसे भी एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहीं माइनस में देखिएगा फेरबदल हो जाएगा, वैसे फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल में थोड़ा सा फेरबदल होगा। फिलहाल के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है 8/9 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अगला प्रश्न क्या बोलता है देखिएगा। तो ये बहुत लंबी कहानी थी,
पहले ये उस क्वेश्चन में हम लोगों ने संरक्षण के नियम से समझा। प्रत्यास्थ संगठन में दो आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। संवेग संरक्षित होता है, ऊर्जा संरक्षित होता है। अप्रत्यास्थ संगठन में एक ही चीज को जानना है, केवल संवेग संरक्षित होता है, ठीक है। इस बात का, क्योंकि आप लोगों को कंजर्वेशन लॉ पढ़े होंगे, इस प्रश्न में भी देखिएगा भाई, ये द्रव्यमान यम का एक गतिशील गुटका फोरम के किसी दूसरे स्थिर गुटके से संघट्ट करता है। संघट्ट के पश्चात हल्का गुटका स्थिर गुटका, ध्यान दीजिएगा, 4m द्रव्यमान है, ठीक है। अच्छा, यम द्रव्यमान का कोई गतिशील गुटका 4m द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटका से 4m द्रव्यमान के किसी दूसरे स्थिर गुटके से क्या करता है, संघट्ट करता है, टकराता है। संघट्ट के पश्चात हल्के गुटके का विराम अवस्था में आ जाता है। मतलब ध्यान रखिएगा, दोनों टकराए, अभी तो ध्यान दीजिएगा, ये इनिशियल कंडीशन है। दोनों के टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। अभी u1 कितना है, हम मान लेते हैं v है, ठीक है ना। u1 कितना है, v मान लिए, ठीक है ना, या u मान लो, ठीक है ना। ये u2 कितना है आपका, जीरो है, u2 जीरो है, ठीक है ना। आपका जो v1 है, अब v1 फाइनल, मतलब पहले बॉडी का फाइनल वेलोसिटी v1 जीरो होगा। इसके लिए, क्योंकि यदि हल्के गुटके, ये गतिशील अवस्था में आ जाता है, 4m द्रव्यमान वाला गतिशील अवस्था में आ जाता है, तो v2 हम मान लेते हैं कुछ भी v मान लीजिए, ठीक है ना। तो प्रत्यानयन गुणांक क्या होगा, प्रत्यानयन गुणांक के लिए आपको ध्यान रखिएगा, प्रत्यानयन गुणांक आपको पता होता है, इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, u1 माइनस u2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रत्यास्थान क्या बोलता है, ये प्रत्यानयन गुणांक का सूत्र आप लोगों को ये लिखना है, प्रत्यानयन गुणांक का सूत्र है बेटा। इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है ना, इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा, जीरो हमेशा क्या हो जाएगा, ये ई जो है, ई का मान जीरो से हमेशा बड़ा होगा और एक से हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। पहली चीज ये कंडीशन याद रखिएगा। इसके लिए दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, प्रत्यास्थ संघटन के लिए ई का मान 1 रखोगे, और अप्रत्यास्थ संघट्ट आता है, तो ई का मान कितना रखोगे, 0 रखोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए हमको ई का मान निकालना है, तो v का मान आपको दिए रखा है कितना, v2, हाँ v मतलब गुना ये रखोगे, u इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, कितना दे रखा है u, ठीक है। अच्छा, पहले संवेग संरक्षण से हम लोग v2 पता कर लेते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या बोलता है, इनिशियल वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी प्लस 4m, इसके साथ में मल्टीप्लाई 0, क्योंकि स्थिर अवस्था में है। दूसरा, अब टकराने के बाद ये हल्का जो है वो जीरो स्थिति में आता है, विरामावस्था में। इसका जो 4m वाला आता है, हमको इसकी वेलोसिटी पहले पता करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। ये हो जाएगा mu बराबर में 4mv, ठीक है ना, m से m कैंसल, तो v का मान क्या हो जाएगा, u/4, क्लियर है। अब v का मान निकल गया, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, v2 कितना है बेटा, v2 इज इक्वल टू u/4 निकल गया, v1 तो जीरो है, u1 पता है, u2 जीरो है, तो u1 कितना है बेटा आपका, u है, तो u से u कैंसल, तो e का मान कितना निकल गया, u 1/4, और 1/4 को अगर डेसिमल में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ 25। ध्यान दीजिएगा, आपको e का मान मिला बेटा। e का मान हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा था, e का मान हमेशा जीरो से छोटा और एक से छोटा और जीरो से बड़ा होगा, तो 0.25 जीरो और 1 के बीच में ही आपको e का मान मिलने वाला है। प्रत्यास्थ के लिए ध्यान रखिएगा, e का मान 1, अप्रत्यास्थ के लिए e बराबर 0 याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 0.25, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दो सर्वसम गेंदों दे रखा है, ए तथा बी के वेग क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 0.3 सेकंड मीटर प्रति सेकंड, ये एक रेखा के अनुदिश चल रहे हैं, टकरा रहे हैं, टकराने के बाद टक्कर इनका प्रत्यास्थ टाइप का है, इलास्टिक कोलिजन है, तो इस टक्कर के पश्चात बी तथा ए के वेग हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अगर मास इक्वल है, तो अगर मास सेम है, तो जो टकराने के बाद अगर कोलिजन इलास्टिक टाइप का है और मास उनका दोनों का सेम है, उस कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाता है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज का मतलब, अगर इनिशियल वेलोसिटी u1 ले ले, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 ले ले,
ठीक है ना। तो हम लोग इंटरचेंज हो जाने के बाद मतलब बात कर लेंगे क्या, इसका वेलोसिटी ये हो जाएगा और इसका वेलोसिटी ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए पहले का वेलोसिटी 0.5 है, दूसरे का वेलोसिटी 0.3 है, -0.3। तो अब इंटरचेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा, पहले बॉडी के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगा -0.3 मीटर, सेकंड बॉडी के लिए क्या हो जाएगा 0.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। और ये जहां दिख रहा है वही आपका आंसर है, ठीक ना। -3 किधर दिख रहा है, -3 दो में -3, पहले -3 दिख रहा है, मतलब आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -3 मीटर प्रति सेकंड एंड 5 मीटर प्रति सेकंड, 0.5, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट की क्या समझा था, अगर मास इक्वल है दोनों के तो टकराने के बाद, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो टकराने के बाद दोनों का जो वेलोसिटी है वो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है ना, म्यूचुअली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, दो कण ए तथा बी स्थिर वेग दिया हुआ है v1 और v2 से गति कर रहा है, प्रारंभिक क्षण में स्थिति सदिश दिया हुआ है r1 r2, तो ए तथा बी के संघट्ट होने के लिए प्रतिबंधित कंडीशन ध्यान दीजिएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिखते हैं इसमें v2 माइनस v1 और दोनों का यूनिट वेक्टर v2 माइनस में v1, ठीक है ना। इस प्रकार से माइनस में वेक्टर r2 माइनस में r1, ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म में बेटा ध्यान रखिएगा, डिवाइड में वेक्टर r2 माइनस में वेक्टर r1, ठीक है। अब क्योंकि ये माइनस अगर हटाते हो, आप माइनस हटाते हो तो इस प्रकार से आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, v2 माइनस में v1 अपॉन में v2 माइनस v1 इन मॉड, इस प्रकार से r1 ये सामने आ जाएगा, r1 r2 डिवाइड में r2 r1। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना है। अच्छा मॉड बेटा सामने लगा हुआ है, मॉड सामने लगा हुआ है, मॉड सामने लगा हुआ है, नीचे नीचे लगा हुआ है मॉड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर मान के चलो ए और बी के संघट्ट होने के लिए जो प्रतिबंध कंडीशन है वो इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर्मूला ये याद रखिएगा। तो जो भी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा फॉर्म में तो यूनिट वेक्टर में दिया ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। या तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है r2 माइनस r1 होगा, अगर माइनस आपको अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r1 माइनस r2 होगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा इस वाले क्वेश्चन को। बढ़ते अगले प्रश्न पे, क्या बोल रहा है, किसी घर्षणी पृष्ठ पर v चार्ज से चलता हुआ यम द्रव्यमान का एक ब्लॉक विरामावस्था में स्थित एक अन्य द्रव्यमान से कैपिटल यम के ब्लॉक से टकराता, मतलब दोनों का द्रव्यमान यम है। टकराने के पश्चात पहला ब्लॉक जो है v/3 की चाल से चलता है, अपनी प्रारंभिक गति से थीटा कोण पर चलने लगता है, तो टक्कर के पश्चात दूसरे ब्लॉक की चाल क्या होगी। दूसरे ब्लॉक की चाल पूछा है तो सीधा सीधा चल हम लोग लिखते हैं, बोला क्या गया है, एक ब्लॉक है यम द्रव्यमान का, ठीक है, ये चल रहे हैं इस प्रकार से सीधे, कितनी वेलोसिटी से बेटा, क्या बोला है, v चाल से चल रहा है, कितने चाल से चल रहा है, v चाल से चल रहा है। दूसरा ब्लॉक यम है, ठीक है, दूसरे ब्लॉक को कहीं चेंज कर देते, चलो ठीक है, दूसरा ब्लॉक कैपिटल यम है, कैपिटल यम है, ठीक है ना। ये चल रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा, ये टकराने के बाद कुछ एक्स अक्ष से थीटा कोण पर, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर पहला ब्लॉक जो है कैपिटल यम v/3 चाल से चलने लगता है, ठीक है ना। हम मान लेते हैं दूसरा जो कण है टकराने के बाद ऐसे चल रहा है कैपिटल यम, ठीक है। तो आपको पूछा गया है, लेकिन टक्कर के पास दूसरे ब्लॉक की स्पीड बतानी है, तो दूसरे ब्लॉक की स्पीड के लिए हम लोग देखते हैं बेटा ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस में इसका वेलोसिटी इनिशियल कंडीशन में फिलहाल 0 है, हाफ कैपिटल यम इनटू में 0, ठीक है ना, बराबर फाइनल स्पीड क्या हो जाता है बेटा, हाफ फर्स्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मास तो ये कैपिटल यम है, इसकी वेलोसिटी मतलब इसका स्क्वायर v²/9, ठीक है ना, प्लस में इसका पता करना है, मतलब हाफ कैपिटल यम v डेस का स्क्वायर, ठीक है। फिलहाल हाफ से हाफ को उड़ा दो, सभी जगह से हाफ उड़ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यम कैपिटल यम से भी कैपिटल यम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा v² बराबर में v²/9 प्लस में v डेस का स्क्वायर, ये पता करना है हमको, मतलब टकराने के बाद दूसरे जो है ब्लॉक उसकी स्पीड क्या होगी ये पता करना है। ये चला इधर, ये हो जाएगा v डेस का स्क्वायर बराबर v² माइनस v²/9, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 8v²/9, ठीक है, 8v²/9, तो क्योंकि v डेस है, v डेस का स्क्वायर
तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा v डैश बराबर 2√2, ठीक है ना, इसको 2√2 और ये 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और v, इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा 2√2v। आपका जो दूसरा ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी आपको पता चल जाएगी बेटा। तो बढ़ते हैं, मतलब सॉरी हम ऑप्शन देखते हैं, पहला कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है ये देखते हैं बेटा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, दो कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है, इनके प्रारंभिक वेग क्रमशः μ1 तथा μ2 दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग μ1 के फॉर्म में दे रखा है था, μ1 मतलब v1 ही होगा, मिसप्रिंट होगा गया होगा शायद v1 और v2। टक्कर के पश्चात एक कण अपसलन ऊर्जा से ई ऊर्जा है कर उच्चतर तक उत्तेजित हो जाता है। यदि कणों के अंतिम वेग क्रमशः v1 और v2 हो तो बताना है। अच्छा, यहाँ पर बोला गया है μ1 सही है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोल रहा है, पहले तो ध्यान रखिए आपको दे रखा है कण m1 और m1 द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका वेग है पहले μ1, इसका वेग है μ2, ठीक है। दोनों टकराते बीच में कहीं टकरा गए, इसका वेग m1 द्रव्यमान मास चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिए, इसका v1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा m2 v2, ठीक है। अब आपको पूछा गया है इस संबंध में ऊर्जा कितना हास हो रहा है, ई ऊर्जा हास हो रहा है, ठीक है। टकराने के बाद ऊर्जा में लॉस कितना हुआ, ई। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोल रहा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम कहा गया है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ m1 μ1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 μ2 का स्क्वायर बराबर में अंतिम ऊर्जा, इसकी ऊर्जा प्लस ये ऊर्जा, मतलब हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v2 का स्क्वायर में प्लस में ई दिया रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में ई राइट साइड में भी नहीं दे रखा, राइट साइड में माइनस में दे रखा है, माइनस में दे रहा है लेकिन प्लस में, इधर आपको माइनस में कहाँ दिख रहा है, दो जगह माइनस में दिख रहा है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में हमको लाना है, क्या होता है देखते हैं, सॉरी आगे चलते हैं। इस प्रकार के ये उठ के माइनस आएगा तो ये हो जाएगा हाफ m1 μ1 का स्क्वायर प्लस में हाफ m2 μ2 का स्क्वायर माइनस ई बराबर में सी एज इट इज रहेगा m1 v1 का स्क्वायर प्लस में m2 v2 का स्क्वायर। सिंपल सा है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप नहीं तो वहीं दिमाग खेला कर सकते थे। माइनस ये जहां भी दिख रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। हाफ m1 μ1 प्लस हाफ μ1 का स्क्वायर हाफ μ2 m2 का स्क्वायर, ये दिख रहा है, और माइनस ई, और ये एग्जैक्ट दिख रहा है राइट साइड वाला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या करा, हाँ यही वाला ऑप्शन है, यही का करेक्ट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अवस्था m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो गोले ए और बी दिया हुआ है, दोनों का m1 m2 द्रव्यमान है। प्रारंभ ए विराम अवस्था में है, ए का अवस्था विराम है, बी वेग से चल रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। टक्कर के पश्चात बी का वेग जो होता है उसके प्रारंभिक वेग के लंबवत दिशा में v/2 से चलता है। टक्कर के पश्चात गोले ए की गति की दिशा बतानी है। तो अच्छा, इसके पहले ये प्रश्न करें हम लोगों ने, ठीक है ना। चलते हैं, ए चल लिया, ए को पहले रख रहा हूँ, बी को बाद में रख रहा हूँ। ए का मास m1 है, इसका मास कितना है m1 है, और इसका मास कितना है m2 है। ये एक्स अक्ष की दिशा कितने वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है। कितने वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, क्योंकि ये विराम अवस्था में ना बेटा। इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, यू ए कितना है, 0 है, यू ए कितना है, 0 है, ठीक है ना। सॉरी, ए विराम अवस्था में है और बी वी वेग से एक्स के अनुदिश चल रहा है, और टकराने के बाद बी का वेग क्या हो जाता है, v/2 हो जाता है इसके लंबवत, ध्यान रखिएगा। तो टकराने के बाद बी चला v/2 से ध्यान रखिएगा, v/2 से चला, बी ब्लॉक v/2 से चला। ए का वेग नहीं पता, हम लोग वी से मांगे चल रहा है, ठीक है ना। वी हमको पता करना है, पता करना है, सॉरी आगे चलो पीछे चलो। हाँ, टक्कर के पश्चात ए की गति बताना है बेटा। आई होप समझ में आ गया। ऊर्जा संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लगाना है। संवेग संरक्षण का नियम मतलब क्या बोलता है, पहले प्रारंभिक संवेग देखते हैं, m2
क्योंकि x के अनुदिश है, m2 v i के प्लस में m1 जीरो अवस्था में है, जीरो बराबर में इसका संवेग ऊपर चल रहा है, मतलब m2 v/2 ये y डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब देख रहे हैं j के प्लस में v डैश नहीं पता, मतलब m1 v डैश ही पता करना बेटा, क्या पता करना है, v डैश, ठीक है ना। ये तो टर्म जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा m2 vi के बराबर m2 v/2 j के प्लस में m1 v डैश पता करना है, तो v डैश, अच्छा v डैश चलो इधर ला लो, m1 v डैश एज इट इज रखना है, इसको उठा के इधर ला रहा हूं, m2 vi के एज इट इज रहेगा माइनस में j के m2 v/2 j की, ठीक है। प्रश्न में आपको पूछा है, प्रश्न में आपको पूछा है टक्कर के पश्चात गोले ए की गति की दिशा होगी, गोले ए की गति की दिशा होगी, ठीक है ना। गोले ए की गति की दिशा निकालने के लिए क्या करोगे आप, ठीक है ना, ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आई के पॉजिटिव है, ये हो जाएगा m2 v i के, और ये हो जाएगा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा, ये माइनस डायरेक्शन में है, ठीक है ना। जो जेके वाला कंपोनेंट है ये निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस में चल रहा है, तो हम लोग ये वाला डायरेक्शन बता देंगे, ये वाला डायरेक्शन थीटा, थीटा फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वाई बटे एक्स हो जाता है, वाई बटे एक्स मतलब m2 v/2 डिवाइड बाय m2 v, m2 से m2 कैंसिल, v से v कैंसिल, आंसर मिलेगा 1/2, 1/2, ठीक है ना। तो टेन थीटा बराबर कितना है बेटा, टेन थीटा बराबर आया 1/2, 1/2, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/2, ये आपका ऑप्शन आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 एट एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ध्यान रखिए नेगेटिव एक्सिस के लिए -1/2 हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है ना। अच्छा भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, मतलब नेगेटिव है ना, नेगेटिव के लिए -1/2 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, इसको माइनस भी रखोगे आप, माइनस के साइन में रखोगे तो -1/2 और यहाँ पर माइनस लगेगा, यहाँ पर माइनस लगेगा, क्लियर है। अरे भाई ये देखो ये जे के माइनस में ना, तो y का मान निगेटिव में रखेंगे, यहाँ पर y का मान निगेटिव में रखेंगे तो -1/2 आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं। अगला प्रश्न भी लगभग लगभग वैसे ही है, v वेग से क्षैतिज रूप से x दिशा के अनुदिश गति करने वाला कोई m द्रव्यमान है, 2v वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति कर रहा है, गतिशील क्रियम द्रव्यमान से टकराने के पश्चात उसमें चिपक जाता है, संयोजन का अंतिम वेग बोल रहा है, मतलब बोला क्या गया है, यम द्रव्यमान का कोई गेज v वेग से x दिशा में गति कर रहा है, और त्रियम द्रव्यमान का कोई कण 2v वेग से ऊपर, 2v वेग से ऊर्ध्वाधर गति कर रहा है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है ना। दोनों टकराने के बाद आपस में चिपक जाते हैं, m प्लस 3m, ठीक है ना। अब ये जो भी वेग से गति करेगा v डैश से, इसको हमको बताना है, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग m डॉट v vi के, ठीक है ना, x अनुदिश में x दिशा में, प्लस में ये y दिशा में है, y डायरेक्शन में ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा होगा बेटा, ठीक है ना, x और ये y, ये x दिशा में है और ये y दिशा में है, ये लिखेंगे, अच्छा आई के जेके में दिया हुआ इसलिए लिख रहे हैं 3m और इंटू 2v जे के बराबर, इसका डायरेक्शन नहीं पता, इसका हमको पता करना है, ये हो जाएगा m प्लस टोटल मास m प्लस 3m और v डैश हमको पता करना है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा mv i के प्लस में 2 तिया 6 mv जे के बराबर में 3m प्लस m कितना बेटा 4m v डैश वेक्टर, कैंसिल हो जाता है करो, vm से m कैंसिल, v से v कैंसिल, अच्छा v से v कैंसिल कैसे होगा भाई, चलो सॉरी, v से v कैंसिल नहीं करना है, ठीक है ना, v i के प्लस 6v जे के बराबर में 4v डैश,
डन, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ 4 अपॉन में लाओगे तो ये हो जाएगा v/4i के प्लस में ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 3/2v j के। आपका v डेश पता चल जाएगा, v डेश पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब जो संयुक्त बॉडी है, चिपकने के बाद जो वेग मिला आपको, ये v/4 मिलेगा। v/4 मतलब 1/4v और 3/4v j के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर है मैडम? ध्यान दीजिएगा, 4 अपॉन में लाके हम लोगों ने यहाँ पर डायरेक्ट 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 करे, 2 दिया 6 या 2 दूनी 4 करे, ठीक है। तो आपका वीडेस मिल गया, मतलब जो संयुक्त बॉडी जो चिपक की गति कर रही है उसका वेग आपको मिल गया वीडेस के फॉर्म में 1/4v i के 3/2v j के, ठीक है बेटा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, इस प्रकार से निकल रहा है, 2 मीटर प्रति सेकेंड की चाल की गति करते हैं, u1 कितना है, 2 है। गेंद अपने से 2 गुने द्रव्यमान वाले और मास कितना हम ले लिए, मास है m1 बराबर m ले लिए, ठीक है। m2 कितना दे रखा है, अपने से 2 गुना मतलब 2m रख लिए। स्थिर गेंद के सम्मुख टकराती है, ठीक है ना, हमको नहीं पता स्थिर गेंद के सम्मुख टकराती है। अच्छा स्थिर गेंद है मतलब u2 बराबर कितना है, 0 है, ठीक है। यदि प्रत्यास्थ गुणांक कितना दिया हुआ है, e कितना दे रखा है, 0.5, तब टकराने के बाद उनके वेग हो जाएंगे क्रमशः, पता करना है, ठीक है। पहले तो संवेग संरक्षण लगाते हैं, संवेग संरक्षण, ठीक है ना। मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी मान के चलो v1 पता करना है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ, इलास्टिक प्रत्यानयन, रेस्टिट्यूशन कांस्टेंट दे रखा है 0.5, ठीक है। तो फिलहाल अभी मोमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, m इंटू में u प्लस 2m इंटू 0, क्योंकि जो सेकेंड बॉडी है वो अभी रेस्ट में है जिसका मास 2m है, इजिकल टू m इसका और वेलोसिटी फाइनल v1 प्लस इसका 2m प्लस में मल्टीप्लाई बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई कितना करोगे, v2 करोगे, v2 करोगे। तो इस प्रकार से v1 और v2 की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। ये मिल जाएगा 2m और ये 0 बराबर में, अच्छा m से m उड़ा दे के इधर m 2 बराबर v1 प्लस में 2v2, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या मिल गया बेटा, v1 प्लस v2 कितना मिल गया, v1 प्लस ये मिल गया आपको एक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इस वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये क्या बोलते हैं, v2 माइनस में v1 अपॉन में u1 माइनस u2, डन है। आपका u1 दे रखा है कितना, 2, u2 0 है, तो e दिया हुआ 0.5, ठीक है ना। और v2 नहीं पता, v1 भी नहीं पता, v1 पता, u1 पता है 2, u2 0, ये हो जाएगा 2 पंच 10 मतलब v2 माइनस v1 बराबर में 2, ठीक है। दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब दोनों से आप सॉल्व करोगे तो v1 और v2 आपको पता चल जाएगा। तो v1 पता चल जाएगा आपको कितना, चलिए देखते हैं बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा v2 माइनस में v1 बराबर में 2, ये दिया हुआ है। इसको भी लिख लेते हैं उधर, इसको भी लिख लेते हैं, 2v2 प्लस में v1 बराबर में कितना है बेटा, 2, ठीक है। जोड़ेंगे v1 से v1 कैंसिल, ये 3v2 बराबर में 4, v2 बराबर में कितना बेटा, 4/3, 4/3, v2 बराबर कितना, 4/3, यही है। अच्छा एक सेकंड बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम लोगों ने लिखे थे 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। और ये भी हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और ये लिख सकते हैं आप 3/3 और निकल जाएगा आपका v2 निकल जाएगा 1, कितना निकल जाएगा, v2 बराबर 1 निकल जाएगा, v2 बराबर 1 निकल जाएगा, v2 बराबर कितना निकल जाएगा 1 और v1 की वैल्यू आप पता करोगे कहीं से भी, कहीं से यहाँ से भी पता करोगे, v2 का मान निकल गया 1, ये चला 1 1 0, तो v1 का मान कितना निकलेगा 0, तो 0 और 1 आपका आंसर हो जाएगा, 0 और 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने संवेग संरक्षण के नियम से
ये वाला एक पहले इक्वेशंस फाइंड किया, दूसरा फाइंड किया ये वाला इक्वेशंस को प्रत्यानयन गुणांक का जो सूत्र है उसके सूत्र से उपयोग करके दूसरा इक्वेशन फाइंड किया, ठीक है। और इससे V2 का मान निकाल के किसी एक इसमें मान रख दिया है। आप लोगों ने 10वीं में विलोपन विधि पढ़ा होगा, आप वैसा कर लीजिएगा। किसी भी तरीके से आप V1 और V2 के मान रख सकते हैं यदि दो इक्वेशन आपको पता है तो, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दो द्रव्यमान M1 तथा M2 दिया हुआ एक सरल रेखा में 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। ऋण 5 मीटर प्रति सेकंड के चलते हुए प्रत्यास्थ संघट करते हैं, टकराने के बाद उनके वेग क्रमशः हो जाएंगे। यहाँ पर फिर भी वही कंडीशन है कि अगर मास समान है, अगर द्रव्यमान समान है, मास इक्वल है, ध्यान दीजिएगा वेग क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, म्यूचुअली इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब पहले का दूसरा, तो ये हो जाएगा इंटरचेंज, ये हो जाएगा इंटरचेंज, ये हो जाएगा इंटरचेंज, तो ये हो जाएगा पहले का क्या हो जाएगा -पाई, दूसरे का हो जाएगा 3, ठीक है ना। ऋण 5 3, ऋण 5 की 3 कितना है, ऋण 5 पहले जिसमें दिख रहा है डी में, ऋण 5 3, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो बढ़ते अगले प्रश्न पर। एक यम द्रव्यमान के पिंड का वेग दिया हुआ है 3, एक स्थिर द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब एक स्थिर द्रव्यमान है ये 2m, जिसका साथ संघट करती है, चिपक जाती है, तो संयुक्त द्रव्यमान क्या हो जाएगा। ऐसे एक प्रश्न किया हम लोगों ने, मतलब 3m इसका वेलोसिटी हो जाएगा और चिपकने के बाद इनका वेग हो जाएगा m + 2m और वीडेस पता करना है बेटा। तो 3m इजिकल टू m + 2m कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। 3m पहले का वेग कितना दे रखा है, हाँ 3, मास दे रखा है m, दूसरे का मास दे रखा है 2m और स्थिर है 0, तो पहले का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम 3m निकलेगा, ठीक है। और इनटू में वीडेस, ये 3m से 3m कैंसिल, वीडेस का मान निकलेगा 1 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यास्थ गुणांक ई का मान, ठीक है ना। पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए आपको बताया थे प्रत्यास्थ गुणांक के 3 कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। ई क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। ई का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन है, प्रत्यास्थ संघटन है, प्रत्यास्थ संघट है, तो ई का मान कितना लिखते हो, 1 लिखते हो। अप्रत्यास्थ संघट है, तीसरा कॉन्सेप्ट अप्रत्यास्थ संघट है, तो ई का मान लिखते हो 0। तो इस प्रकार से आपको बोला गया प्रत्यास्थ संघट के लिए ई का मान क्या होगा, तो आप लिखोगे 1, ठीक है ना, क्या लिखोगे 1। तो इस प्रकार से आप देखते हो बेटा, इस वाले पार्ट में हम लोगों ने लगभग 73 मतलब कंप्लीट क्वेश्चंस को डील कर दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चंस लगभग मतलब वर्क एनर्जी पावर के लगभग शायद 3 पार्ट में डील हुए हैं, 3 पार्ट में कंप्लीट हुए हैं। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगले मिलते हैं हम लोग अगले वाले पार्ट के साथ में, अगले वाले चैप्टर के साथ में, अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू।